Hello students, welcome to class 12th. Today we will continue our chapter number 9. The name of the chapter is शासक और इतिवृत्त। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ारसी, हिंदवी, इन दोनों से मिलकर भाषा कौन सी बनी? उर्दू। तो देखिए ये आज का हमारा विषय है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से तुर्की से फ़ारसी की ओर, यानी कि किस तरह से जो बाबर था वो तुर्की भाषा को पसंद करता था, लेकिन बाद में जो मुग़ल दरबार की जो राजभाषा थी वो फ़ारसी बन गई थी। इसके बाद आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसमें हम चलिए करते हैं आगे। तो ये देखिए फ़ारसी और जैसा कि आपको पता है मुग़ल दरबार की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी, यानी कि अकबर के काल में आते आते जो अकबर ने अपने दरबार की जो भाषा को फ़ारसी राजभाषा बना दिया था। फ़ारसी को मतलब अपने दरबार की राजभाषा बना दिया था। और आपको पता है कि भारत है, उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती थी, जिसे मतलब वो हिंदवी कहते थे, हिंदवी कहकर पुकारते थे। तो देखिए जब आपको पता है कि जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, भाषा मतलब भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं होता, भाषा मतलब विकसित होती रहती है। तो देखिए जिस तरह से उस समय हिंदी भी बोली जाती थी और फ़ारसी बोली जाती थी, तो दोनों का मिक्सचर था ये उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा जो था वो इन दोनों का जो है मिक्सचर माना गया था। तो देखिए अकबरनामा फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। ये आपको पता था कि जो अकबर के शासनकाल में फ़ारसी को राजभाषा बना दिया गया था। तो अकबरनामा जो था वो फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। बाबर के संस्मरण बाबरनामा उनका जो है तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। अब देखिए लेकिन जो बाबर के समय में बाबर को कौन सी भाषा आती थी? तुर्की भाषा। बाबर जो थे वो तुर्की भाषा बोलते थे। तो उनके द्वारा जो भी कुछ लिखा हुआ था, जो भी उनके संस्मरण थे, जो भी उनकी रचनाएं थी और जो बाबरनामा था, वो सारा इन सभी का जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और इसके बाद देखिए कि जो फ़ारसी भाषा में अनुवाद और भी अन्य भी अनेक रचनाएं भी थी जिनका मतलब फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जैसे महाभारत थी और रामायण थी, जिनको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि वे जो है महानतम वेदों में जो महानतम रचनाएं थी, ये जो हमारे महाभारत और रामायण थी, ये जो महान रचनाएं थी, इन महाकाव्यों की जिनको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, बाद में आगे चलकर इनको फ़ारसी में इनका अनुवाद किया गया था। तो ये देखिए महाभारत का जो अनुवाद था फ़ारसी में उसको रज़्मनामा कहा गया था, यानी कि युद्धों की पुस्तक। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों पांडुलिपि की रचना। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखिए पांडुलिपियाँ होती क्या है? हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि जिस तरह आज जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती हैं, जिससे मतलब छपाई से जो है पुस्तकें आसानी से छप जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले के समय में क्या होता था, जो पुस्तकें होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। और ये देखिए शाही किताब खाना यानी कि जहाँ पर जो रचना के केंद्र होते थे, मतलब जो पुस्तकों की रचना जहाँ पर होती थी और जहाँ उन्हें रखा जाता था, उन्हें शाही किताब खाना कहा जाता था। और वहीं पर जो है पुस्तकों की रचना होती थी, इस वजह से इसे जो है रचना का केंद्र भी कहा जाता था। और पांडुलिपियाँ जो है वहाँ पर जो है सहेज कर रखी जाती थी, यानी वो जो है संग्रहण का केंद्र था, मतलब वहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो लिखित सामग्री है वो सुरक्षित वहाँ पर रखी जाती थी। आगे देखिए पांडुलिपियों की जो रचना है उनमें कई प्रकार के कार्य तथा कई प्रकार के लोग शामिल होते थे, यानी कि जो ये लिखने का काम होता था ये काफ़ी जिम्मेदारी का काम होता था और काफ़ी मुश्किल होता था, और जिसे एक व्यक्ति मतलब
अकेला इस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता था। तो देखिए बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता था इन कामों में। सबसे पहले देखिए पांडुलिपियों के जो पन्ने तैयार कराने वाला, यानी कि जो पुस्तकें थी जो लिखने के लिए तैयार की जाती थी, तो उनके सबसे पहले पन्ने तैयार किए जाते थे। और कुछ कारीगर ऐसे होते थे जो पन्ने तैयार करने का स्पेशल मतलब काम करते थे, ये उसमें जो है स्पेशलिस्ट होते थे। उसके बाद देखिए सुलेखक। सुलेखक यानी जो नकल करके लिखने वाला, यानी कि लिखने वाला जो मतलब किसी दूसरी पुस्तक से देख करके या मतलब जो सुंदर लिखाई में किसी दूसरी पुस्तक से नकल करके एक नई पुस्तक को तैयार करता था, उसे सुलेखक कहा जाता था। इसके बाद कोफ्तागार। कोफ्तागार होता था पृष्ठ चिपकाने वाला, यानी कि जब सारे पन्ने तैयार हो जाते थे तो उन पन्नों को जो चमकाया जाता था, सॉरी चिपकाना नहीं, चमकाने वाला। तो यानी कि जो जब पन्ने लिखने के बाद जो तैयार हो जाते थे तो उनको चमकाया जाता था। इसके बाद है चित्रकार। चित्रकार देखिए जो चित्रकार का क्या काम होता था कि जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं उनमें लिखा होता है, तो कोई भी टॉपिक जो लिखा हुआ होता है उसके नीचे जो है उससे रिलेटेड जो है पिक्चर बनी होती है। तो इसी तरह जो चित्रकार का काम क्या होता था कि जो भी विषय लिखा जाता था पुस्तक के अंदर, उससे रिलेटेड जो है चित्र बनाया जाता था ताकि जो है पुस्तक की शोभा बढ़े या अट्रैक्टिव लगे। तो ये काम चित्रकार का होता था। इसके बाद था जिल्दसाज। जिल्दसाज मतलब जो जिल्द चढ़ाने वाला है, यानी सारी पुस्तक तैयार होने के बाद उसको बड़े ही सुंदर तरीके से बाहर से कवर अप किया जाता था, तो ये जिल्दसाज का काम होता था। इसके बाद देखिए जो तैयार पांडुलिपियाँ होती थी उनको एक बहुमूल्य वस्तु क्यों माना जाता था? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी और जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी और बहुत सारी जो है मतलब बहुत तरीक़ों से मतलब उसको तैयार किया जाता था और बहुत लोगों के माध्यम से, बहुत लोगों की सहायता से उसको जो है एक तैयार पुस्तक बनाई जाती थी। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया है सारे पॉइंट्स में। तो जब ये पुस्तक तैयार हो करके मतलब बन करके तैयार हो जाती थी तो ये बहुमूल्य हो जाती थी। देखिए इतनी मेहनत के बाद तो अगर कोई वस्तु तैयार होती है तो उसका मूल्य वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये जो पांडुलिपियाँ होती थी ये बहुमूल्य होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होती थी। और बौद्धिक संपदा, यानी कि देखिए ये इनको पढ़ करके ज्ञान अर्जन किया जाता था, तो बौद्धिक संपदा थी, साथ में सौंदर्य के रूप में इनको देखा जाता था। यानी कि देखिए जब इतनी मेहनत से तैयार किया जाता था, पन्नों को भी चमकाया जाता था, चित्र वगैरह बहुत सुंदर सुंदर चित्रकार जो थे बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, उनको जिल्दों से बहुत सुंदर सुंदर जो जिल्द यानी कवर चढ़ाए जाते थे, तो उसकी वजह से जो है इनका स्वरूप ही जो कुछ और बनता था और काफ़ी सुंदर लगती थी ये पुस्तकें। तो जो है इनको सौंदर्य के रूप में भी देखा जाता था। सुलेख चित्रकारों का जो समाज में ऊंची प्रतिष्ठा मिलती थी। देखिए उस समय क्या होता था कि जो सुलेख यानी कि जो लिखने वाले होते थे या चित्रकार होते थे, ये जो थे ये मतलब जो लोग होते थे, ये समाज में इनको काफ़ी प्रतिष्ठा यानी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और इनकी काफ़ी वैल्यू होती थी दरबार में भी। और इनके जो विपरीत थे कागज़ बनाने वाले या जिल्दसाज, ये ऐसे कारीगर होते थे जो हमेशा गुमनाम रहते थे, यानी कि इनकी इतनी अधिक वैल्यू नहीं होती थी। और देखिए अकबर को जो है नस्तलिक शैली पसंद थी, यानी कि लिखने की शैली। नस्तलिक मतलब इसमें बताया गया है कि जो पहले क्या लिखा कैसे, जैसे सरकंडे का जो आपने देखा होगा, सरकंडे की लकड़ी को आगे से छील करके और जो शाही में डुबो करके उससे लिखा जाता था, तो इसको नस्तलिक शैली कहा जाता था। और ये जो शैली थी ये अकबर को काफ़ी पसंद थी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रंगीन चित्र। तो देखिए किसी घटना का विवरण देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। देखिए आज आप अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम बहुत सारी कई प्रकार की जो पुस्तकें हैं हम देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई धार्मिक पुस्तक देखी है, तो यदि ईश्वर के बारे में या भगवान के बारे में कुछ बताया जाए तो नीचे
उनकी जो है तस्वीर होती है, या यदि किसी पुस्तक में किसी त्योहार के बारे में, होली के बारे में अगर बताया जाए तो उसके नीचे जो है उसकी तस्वीर के माध्यम से उस दृश्य को दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी तरह जो है उस समय भी क्या होता था कि किसी भी घटना का विवरण देने के लिए, यानी यदि किसी घटना पर चर्चा होती है या किसी भी घटना का जो है विवरण यानी एक्सप्लेनेशन अगर दिया जाता था तो चित्रों का भी प्रयोग किया जाता था उसके नीचे, मतलब उसको मतलब चित्र के माध्यम से भी उसको बताया जाता था, दर्शाया जाता था। सुलेखक लिखते समय आसपास की जगह को खाली छोड़ देते थे, यानी कि देखिए अगर कोई किसी जगह पर सुलेखक ने जो है लिखा तो उसके बाद जैसे आसपास की जो जगह हैं उनको छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उन पर चित्र बनाया जाता था, यानी उस घटना से संबंधित। यदि युद्ध की बात चल रही है तो वहाँ पर युद्ध का चित्र बनाने के लिए जगह को छोड़ दिया जाता था। तो देखिए चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को चित्र के रूप में बना देते थे, यानी कि जिस भी घटना से संबंधित मतलब जो चर्चा हुई है या जो लेख लिखा गया है, मान लीजिए युद्ध के ऊपर कोई घटना, जैसे युद्ध है, युद्ध के ऊपर कुछ लिखा गया है तो युद्ध से ही संबंधित चित्र बनाया जाता था ताकि उस बात को अच्छी तरह से समझाया जा सके। ठीक है, आगे फिर चित्र से जो पांडुलिपियों का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये आपको भी पता है कि जिस भी पुस्तक में सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं, बच्चे भी या हम भी मतलब उन जो है बातों को अच्छी तरह से मतलब पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बात कही गई है वो प्रभावशाली बनती है। और चित्रों से जो मान लीजिए पन्नों पर जब सुंदर सुंदर चित्र होते हैं तो वो जो पुस्तकें हैं वो मतलब सभी को अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो ये जो चित्र होते थे ये पांडुलिपियों का जो है सौंदर्य बढ़ा देते थे। और अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने बताया है कि निर्जीव वस्तुओं को भी जो है सजीव मतलब ये जो चित्रकार हैं ये निर्जीव वस्तुओं को भी इस तरह से बना देते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि सजीव हों, यानी कि उनमें भी प्राण जो है डाल देते हैं ये अपनी चित्रकारी के हुनर से। यानी चित्रकार जो बिल्कुल ही टैलेंटेड जो चित्रकार होते हैं वो क्या करते हैं कि इतनी सुंदर चित्रकारी बनाते हैं कि निर्जीव चीज़ें, अब पन्नों पे जो चीज़ें होती हैं, अगर हम किसी पन्ने पे कोई चित्र बनाएंगे तो वो निर्जीव ही होती है, लेकिन इतना सुंदर बना देते हैं कि मानो सजीव लग रही हो, यानी कि बिल्कुल जैसे मतलब प्राणवान वस्तु हो। इसके बाद देखिए बादशाह तथा जो दरबार के चित्र का प्रयोग करने से मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग उलेमा को मानते थे, उनके बीच जो है तनाव बढ़ा। ये बात समझने लायक है। देखिए बादशाह तथा दरबार के जो चित्रण का प्रयोग करने से, देखिए जो बादशाह होते थे वो क्या करते थे, पांडुलिपियों को लिखवाते समय चित्रकारी का प्रयोग करते थे। लेकिन जो मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग था, मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग यानी कि जो पुरानी विचारधाराओं से जो लोग पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे या उलेमा थे उनके, यानी धर्म गुरु थे जो, वो क्या मानते थे कि ये जो है अपराध है। अपराध इसलिए है क्योंकि इन्होंने बताया कि ऐसा करना जो है कुरान में मना किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी ने जो है पैगंबर मोहम्मद के विषय में लिखा और लिख कर के नीचे पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है तस्वीर बना दी, तो इन्होंने कहा है कि मतलब ये तस्वीर नहीं बननी चाहिए थी और पैगंबर मोहम्मद की जो तस्वीर है ऐसे बनानी जो है इनके कुरान में बिल्कुल सख्त मनाही की गई है। तो देखिए जो उलेमा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के चित्र पर प्रतिबंध है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने जो उलेमा थे उन्होंने क्या बताया कि पैगंबर मोहम्मद जो है उनका चित्रण यानी उनका किसी भी प्रकार का जो चित्र है बनाना प्रतिबंध है। रूढ़िवादियों को लगता है कि ऐसा करके कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। रचना की शक्ति से अर्थ मतलब है यहाँ पर कि जो जन्म देने की जो शक्ति है, रचना यानी किसी चीज़ को चित्रित करना या जन्म देना, रचित करना, यानी जिस तरह से परमात्मा या भगवान के हाथ में होती है रचना की शक्ति। भगवान जो है सृष्टि को बनाता है, इंसानों को बनाता है,
तो ये कह रहे हैं इनके अनुसार, जो रूढ़िवादी थे जो, उनके अनुसार क्या था कि जो रचनाकार है, चित्रकार है, वो पैगंबर मोहम्मद के चित्र बना करके जो रचना की शक्ति है यानी कि बनाने की शक्ति को अपने हाथ में ले रहा है, जो कि कतई ही जो है सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। यह एक ऐसा कार्य है जो केवल ईश्वर कर सकता है। उनके अनुसार क्या था कि ये केवल ऐसा कार्य है, ये मतलब सिर्फ जो है ईश्वर के करने का काम है, और मतलब इसे आम इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने जो है चित्रण पर जो है बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।